Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayosh Managing Safely 5.0 3.0 Module 4 Understanding Responsibilities. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स 4 के बारे में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके? What does the law requires you to do? एक कानून आपसे क्या चाहती है कि आप किस तरह काम करें। How does the law work? एक लॉ किस तरह काम करती है, एक कानून किस तरह काम करती है, ठीक है ना। What are the key parts of health and safety management system? और हेल्थ एंड सेफ्टी की की पार्ट्स हमारे पास क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और किस तरह वो काम करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आते हैं What does the law require you to do? एक कानून आपसे क्या चाहता है कि आप किस तरह काम करें, ठीक है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। ओके, so you know, as a duty holder you have health and safety responsibility, but what should you worry about? How far you should go? आपको पता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, एंड हाउ फार शुड यू गो, और कितनी दूर तक आप उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं या उस चीज़ को हासिल करने में या के साथ आप चले जाते हैं, ठीक है। What's the best way to carry out your responsibility? एक बेहतरीन तरीका क्या है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। When do you stop and what there to guide you? किधर आपने स्टॉप करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गाइड कर सकती है। एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, कितने हद तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती है और आपको गाइड भी कर सकती है, ठीक है ना। ये कानून की बात हो रही है, डेफिनेटली कानून के रिलेटेड ही चीज़ें होंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। द मिनिमम यू नीड टू डू इज टू कंप्लाई विद द लॉ। जितनी भी चीज़ें आप करते हैं आपने कंप्लाई करना है, आपने कानून को लाजमी फॉलो करना है। इज द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज विद इन विच कंपनीज मस्ट ऑपरेट। कानून जो है ना, उन्होंने एक बाउंड्रीज बनाई है कंपनी के बीच में, ठीक है, और कानून के बीच में। कोई भी कंपनी अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा डेफिनेटली उसके पीछे प्रोसिक्यूशन आएगा, इन्फोर्समेंट एक्शन आएगा, लीगल एक्शन आएगा, कानूनी तौर पर उसके पीछे एक एक्शन लिया जाएगा। हाउएवर, फ्रॉम व्हाट यू सीन इन हियर सो फार, you will realize that there are many benefits to your business from managing safely. And आप देखोगे अगर आप इस कानून को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगी अगर आप कानूनी तौर पे लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एज ए ड्यूटी होल्डर यू नीड टू असेस reasonably, forcibly risk and put in place control measures to reduce the risk so far as a reasonably practicably. आपकी ड्यूटी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप एक रिस्क लेवल को काफ़ी हद तक कम करें, रीजनेबली जितना हो सके आप उसको कम करें, और साइड पे कंट्रोल मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करें ताकि वो रिस्क की वजह से कोई हैजर्ड्स या ख़तरा ना हो। जितना हो सके रीजनेबली, प्रैक्टिकबली, जितना रीजनेबल हो सके, जितना प्रैक्टिकल हो सके आप उसको ओवरकम करें, कम करें, ठीक है। फिर क्या बताते हैं? फिर ये बताते हैं कि रीजनेबल, फोर्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज फोर्सिबल वुड बी अ बर्डनसम टास्क, ठीक है। हर एक चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना। वुड बी अ बर्डन सम टास्क, ठीक है ना। जितने भी टास्क आप साइड पे करवा रहे हैं या आप कर रहे हैं, इंस्टेड द लॉ ट्राइज टू बी फेयर बाय रिक्वायरिंग यू टू रिस्पॉन्सिबल ओनली द रीजनेबली फोर्सिबली रिस्क। कानून हमेशा फेयर होता है, ठीक है ना, मस्बत होता है, फेयर होता है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। आपको अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आप पूरा करेंगे जितना हो सके आपसे, ठीक है ना, ताकि रिस्क लेवल को आप कम करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी a trailing cable across a doorway
you know that there is a high risk that someone will trip over it. आप अगर एक ट्रेलिंग केबल मीन जिधर कोई भी मशीन्स या पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं जिसके साथ वायर अटैच होता है, अगर वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ, आपको पता है कि इसकी वजह से ट्रिप हैजर्ड हो सकता है, कोई इसके ऊपर गिर सकता है, इसकी वजह से गिर सकता है, ठीक है ना, तो क्या एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू दैट कैन सक्सेसफुली आर्गू? एम्प्लॉयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दिस इशू सक्सेसफुली, कि आपके साथ वो आर्गू करे, इसके ऊपर बात करे, नॉट रीजनेबली फोर्सिबली बट आर रिस्पॉन्सिबल वे रिस्पॉन्सिबल फोर्सिबल कैन बी आर्गूड. ओके, एम्प्लॉयर एक इश्यूज के लिए या किसी भी इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए. इफ यू सी अ ट्रेलिंग केबल, जिस तरह की एग्जांपल दिया, अक्रॉस द डोरवे, that there is a high risk that someone will trip over there. अगर आप किसी भी एक्टिविटी को देखते हैं जहाँ पे ट्रेलिंग केबल है और आपको पता है कि कोई इसके ऊपर गिर सकता है, बावजूद ही क्या अगर आप उस एक्टिविटी को हाईलाइट नहीं करते तो मीन्स यू आर नॉट कंप्लाइंग विद लीगल प्रोसीजर. कुछ भी हो गया साइट पे, यू विल बी द सोल पर्सन टू रिस्पॉन्सिबल. ओके, आप एक जिम्मेदार बंदा ठहराए जाएंगे और आपसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी फिर, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये क्या बता रहे, टू हेल्प यू फॉर देयर आर 3 टेस्ट यू कैन अप्लाई. किसी भी एक्टिविटी के ऊपर आप ये 3 टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड एक्सपर्ट नॉलेज. ये 3 तरह की नॉलेज आपके पास होना चाहिए. कॉमन नॉलेज हमारे पास क्या है, यू आर एक्सपेक्टिंग टू फोरसी what the average person in the street would have foreseen, as that information is common knowledge. आप देखते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रीट पे कितने बंदे जा रहे हैं, आप उसको देखते हैं, वो आपका इंफॉर्मेशन है, कॉमन नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पब्लिक वुड हैव नोन दैट वर्किंग ऑन द रूफ एंड अ गर्ल विदाउट एनीथिंग टू स्टॉप अ फॉल वाज डेंजरस, देन सो शुड द एम्प्लॉयर. अगर आपको पता है कि छत पे काम करने की वजह से कोई भी बंदा ऊपर से गिर सकता है बिना सपोर्ट के, तो ये कॉमन नॉलेज है, ये एक जनरल नॉलेज है, देन आपको चाहिए, देन सो शुड द एम्प्लॉयर. ठीक है, फिर इसमें क्या बता रहे, इंडस्ट्रियल नॉलेज. कॉमन नॉलेज के बारे में आपको पता लगा, वो चीजें जो कॉमन होती है, जो हर किसी को पता होती है कि मैं अगर छत पे चढ़ूंगा, छत से मैं गिर सकता हूं अगर मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखूंगा. ये कॉमन नॉलेज है, हर बंदे को पता है. एक होता है इंडस्ट्रियल नॉलेज. इंडस्ट्रियल नॉलेज स्पेसिफिक होता है, हर किसी को नहीं पता होता. इफ अ सेफ्टी इश्यूज इज बियॉन्ड पब्लिक नॉलेज, योर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू हैव द सेम लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज एज अदर कंपनीज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉलेज क्या होता है कि बियॉन्ड द पब्लिक नॉलेज, एक नॉलेज होता है जो हर किसी को पता होता है, लेकिन वो नॉलेज जो सिर्फ एक्सपर्ट बंदों को, जो सिर्फ एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट बंदों को पता होता है, उस चीज़ के बारे में आप अपने एम्प्लॉयर को, आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं. अगर आपके पास वो बियॉन्ड नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली कंपनी को आप लॉस में लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if a company was using a chemical and didn't realize how dangerous it was, एक कंपनी केमिकल्स वगैरह यूज करती है, ठीक है ना, और उनको पता ही नहीं है कि केमिकल्स कितने खतरनाक है, बट द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैड रियलाइज्ड फॉर ईयर्स. लेकिन जो साथ में इंडस्ट्रीज काम कर रही है उनको पता है काफी सालों से इसके खतरे के बारे में, इसके डेंजरस साबित होने के बारे में, and had introduced control measures or had replaced it with an alternative. और इंट्रोड्यूस भी किया, बताया भी गया कि इसको रिप्लेस करें, या तो ये केमिकल यूज ना करे या इसके जगह पे कोई और केमिकल यूज करे, कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाले, लेकिन ये यूज ना करे. द एम्प्लॉयर would not be able to argue against reasonably forcibly. एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि इन चीज़ों के ऊपर फिर
एक दूसरे के पीछे बात करें, ठीक है ना। एक चीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो आपने उनको बताना है और बताना भी चाहिए। अगर आपको नहीं पता और फिर आप मानते भी नहीं है तो फजूल में उसके ऊपर आर्गू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी एक्टिविटी के बारे में आपके पास कॉमन नॉलेज होना चाहिए, और कॉमन नॉलेज एक पब्लिक ओपिनियन और एक पब्लिक नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है ना, जो हर किसी को पता होता है। इंडस्ट्रियल नॉलेज एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट या कॉम्पिटेंट बंदे को पता होगा, ठीक है। या एक्सपर्ट नॉलेज क्या है? Only if you are expert are you expecting to have expert knowledge. For example, a research chemist would quite responsible be expecting to understand all different properties of the substances they were handling, even if some risk were peculiar to the substances and very specific circumstances beyond normal use, ठीक है। जितने भी एक्सपर्ट या रिसर्च केमिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, इनको पता होता है किसी भी केमिकल्स के प्रॉपर्टी के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, कि उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, और उसके क्या क्या रिस्क है, उस सब्सटेंसेस के क्या क्या रिस्क है बियॉन्ड नॉर्मल यूज, अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन समरी इसका ये कि एन एम्प्लॉयर मस्ट बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट रीजनेबल प्रैक्टिस, कि कोई भी एम्प्लॉयर है उसको लाजमी पता होना चाहिए या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए साइट पे सिग्निफिकेंट रिस्क को, ताकि वो कवर करे। एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि सिग्निफिकेंट रिस्क को कवर करे, ठीक है ना, जितना पॉसिबल है, अनलेस दे वर एन एक्सपर्ट, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। अच्छा, इसमें अभी ये बता रहे कि कंसिडर द जॉब यू एंड योर टीम डू एट वर्क दैट गिव ways to reasonably foreseeably concern, those are the ones you need to act on. Reasonable predictability, मतलब reasonable predictability क्या होती है? प्रोडक्शन किसी चीज के बारे में नजरिया और सोच रखना, ठीक है ना। तो reasonably practicability क्या होती है? लाइक कौन से पॉसिबल प्रेडिक्शन से जो आपको रखनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है, या किसी भी काम में या जो काम हो रहा है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस सोच से, किस प्रोडक्शन से आप देख सकते हैं, या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हैजर्ड्स और रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। यू आर ऑलरेडी कवर्ड दिस इन मॉड्यूल 3, ठीक है ना, आपने मॉड्यूल 3 में ये कवर किया है, रीजनेबली, प्रैक्टिकेबली, ये सारी चीज़ आपने कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो मॉड्यूल 3 में जाके डिटेल से मैंने वो आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। दिस मीन दैट इफ द कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, इनवॉइसेस एसोसिएटेड विद रिस्क कंट्रोल outweighs the benefit of the risk reduction, then it's not responsibly practicably to use that risk control. ओके, इन जनरल उन्होंने दिया हुआ है केस स्टडी, तो केस स्टडी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को समझाने के लिए इन आयुष मैनेजिंग सेफली कोर्स में आप लोग को दिया गया है, ताकि आप लोग ये केस स्टडी पढ़ें। इसको आप पास भी कर सकते हैं, पास करके इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या केस स्टडी में आपको बताया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको इंडिविजुअल हर बंदे को करने चाहिए, ताकि आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो इस कोर्स में, ठीक है। हाउ डज द लॉ वर्क, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कानून आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमने ये पढ़ा। तो कानून आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आप काम करवाते हैं या जो भी आप काम करते हैं तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कॉमन नॉलेज, एक्सपर्ट आप होने चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट या रिस्क या कोई भी हैजर्ड्स हो
तो उसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सके ताकि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या बता रहे, हाउ डज द लॉ वर्क, कानून किस तरह काम करती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। You don't need to know the details of every regulation, but you do need to understand a little more about how the law works in relation to health and safety. ज़रूरी नहीं है कि हर एक कानून के बारे में आपको पता हो, क्योंकि we are not belong to laws। ठीक है, हम laws या जो है ना वकालत से बिलोंग नहीं करते, हम बिलोंग करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो कवानीन है उसके बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्शंस हमारे अगेंस्ट आ सकते हैं। हमेशा अपनी याद रखनी है, किसी भी एक्सीडेंट्स कोई भी एक्सीडेंट हो, ठीक है ना, वी सेड दैट इफ द एक्सीडेंट हैड्स हैपेंड because of failure to manage health and safety risk, and the organization and regulator may take action which in turn may lead to prosecution, fines, imprisonments. Also, the injured worker may seek compensation of their injuries. Essentially, there are two types of legal proceedings that could take place as a result of the accident in criminal law case and a civil law action. ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहे कि कोई भी एक्सीडेंट हो साइट पे, कोई भी फेलियर हो, कोई भी नॉन कंप्लायंस हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली उसके पीछे एक्शन आएगा, उसके पीछे फाइन्स आएगा, उसके पीछे प्रोसिक्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस भी कंट्री में आप काम करते हैं उसका एक आईन होता है, कानून होता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और वो एक्शन दो तरह के एक्शंस होते हैं। एक हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है? एम्प्लॉयर्स हैव अ लीगल ड्यूटी अंडर द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, Act 1974 HASWA to manage health and safety risk। इन्होंने एक हवाला दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करे एक वर्क प्लेस पे। ठीक है, एक्ट के मुताबिक एक HASWA के मुताबिक टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। ठीक है, दिस एक्ट इज नोन एज स्टैट्यूट एंड क्रिएटेड by Parliament, in other words it's the law of land। ये कानून बनाया गया है पार्लियामेंट में, और ये कानून है, as you can imagine there are many statutes relating to a whole range of issues, not just health and safety। ये कानून सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए नहीं बनाया गया, ये कानून बनाया गया है जितने भी काम जितनी भी कंट्रीज में काम हो रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑपरेशंस है, जो भी मुल्क में सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, तो हर एक चीज़ के लिए कानून बनाए, ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है ना, यूजुअली होता क्या है कि कोई भी काम आप साइड पे करते हैं, एक एम्प्लॉयर की, एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाए, एक सेफ़ जो है ना वो वर्क प्लेस जो है वो क्रिएट करे, ताकि जो डेफिनेटली मशीन्स होंगे, पोर्टेबल्स इक्विपमेंट्स होंगे, एक्सेसरीज होंगी, लोडिंग अनलोडिंग होगी, मैनुअल हैंडलिंग होगा, वर्किंग एट हाइट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, हर तरह की एक्टिविटी साइट पे पॉसिबल है, वो हो सकती है। लेकिन आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है ताकि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो। सपोज कोई भी एक्शन आता है, ठीक है ना, आप किसी भी एक्टिविटी के साथ कंप्लाई नहीं कर पाते, डेफिनेटली एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है, एक आर्टिकल, एक स्टैंडर्ड, एक प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है, डेफिनेटली वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। ठीक है, तो वो एक्शन सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो क्रिमिनल लॉ होगा, जो अगेंस्ट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, जो अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, जो अगेंस्ट
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसके अगेंस्ट में हो सकता है, और अगेंस्ट वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी हो सकता है। ठीक है, वो फाइन हो सकता है, वो जेल हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बैन करवा सकते हैं, वो कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने रूल्स को ब्रेच किया, रूल्स के साथ आपने कंप्लाई नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है, कानून है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर before you doing anything, before you start any work, you're supposed to comply with the legal procedure, okay, as for the site requirement, as for the country requirement, okay। जिस भी कंट्री में आप काम करते हो उस कंट्री के मुताबिक आपने लॉस को, कानून को फॉलो करना है। ठीक है, if you're not, definitely the criminal and prosecution will come against you। आपके पीछे ये कानून भी आएगा, रेगुलेशंस भी आएंगे। ठीक है, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट सेक्शंस के अगेंस्ट भी आ सकता है। इन लोगों ने डिफरेंस जो है ना वो कोड्स को कवर किया है, जिस तरह के मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के पीछे 1999 अमेंडेड्स ये आ सकता है। इनिशियल में हमने पढ़ा कि हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1947 ये भी आ सकता है। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर के खिलाफ 1992 का आ सकता है। कॉर्पोरेट manslaughter and corporate homicide act 2007 set of offense, ये डिफरेंट लॉज है, डिफरेंट कानून है जो हमारे अगेंस्ट आ सकते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये कानून आपको पता हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए अगर मैंने कंप्लाई नहीं किया तो एक्शन अगेंस्ट मेरे हो सकते हैं। अच्छा, एक हो गया हमारे पास क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्या है? Victim of harm or loss caused by the fault or negligence of any other party can seek compensation for that harm। कोई भी बंदा जख्मी हुआ, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि वो जो जख्मी बंदा है, चाहे वो उन्होंने नेग्लिजेंस किया, गलती से हुआ, उसको कंपनसेट करना चाहिए जो नुकसान उसे पहुंचा है। ठीक है ना, लेट्स सपोज साइड पे कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का पाँव टूट जाता है या हाथ टूट जाता है या कोई भी सिवियर इंजरी हो सके, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर की, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंपेंसेट करे, उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दे, उसको हॉस्पिटलाइज करे, उसका इंश्योरेंस अगर होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम में उसका जो मेडिकल कॉस्ट है वो कवर करे। अगर वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, डिसेबल, हाथ पैर नहीं है उनकी, किसी भी कोई भी बॉडी पार्ट है वो मिसिंग है, डेफिनेटली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योरेंस के थ्रू या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो कानून है, उसके मुताबिक उसको कंपनसेट करे ताकि वो अपनी फैमिली को उस पैसों से सपोर्ट करे। ये कानून इस वजह से बनाया गया है, अगर आप साइट पे काम करते हैं, अगर आप मर जाते हैं लेकिन कोई कानून नहीं है उस कंट्री में, कोई प्रोसीजर या स्टैंडर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली आप भी इफेक्ट होंगे, आपकी फैमिली भी इफेक्ट होगा, तो आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर कंट्री ये चाहती है कि हमारे कंट्री में लोग आए, हमारे कंपनीज, एम्प्लॉयर चाहते हैं हमारे कंपनीज में लोग काम करें सेफ तरीके से, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, हम अपना बिजनेस करें, लोग अपना पैसा लेके जाए और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने 3 बातें कही है। फॉर द क्लाइमेट टू बी सक्सेसफुल दे हैव टू शो 3 थिंग्स। जो भी बंदा जो ज़ख्मी हुआ है वो 3 एविडेंस लाजमी शो करेगा किसी भी केस को जीतने के लिए। डिफेंस ऑन द पर्सन अ ड्यूटी ऑफ केयर, द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रीच, दैट द इंजरी वाज काज्ड बाय ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। ठीक है ना, बंदा ज़ख्मी हुआ था काम के दौरान, ठीक है ना, या उन्होंने कोई कानून को ब्रीच किया है या ड्यूटी के दौरान किसी गलती की वजह से उनसे ये जो है ना वो जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट लाइक हुआ। ठीक है ना, तो एक जनरल उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है अपनी तरफ से, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको समझाया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
यही सेम बात इन लोगों ने एक्सप्लेन की है थोड़ी डिटेल से, ठीक है ना। अच्छा, to conclude, here is a summary of both criminal and civil law. What does the court case focus on? कोर्ट किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? डेफिनेटली कोर्ट फोकस करेगी आपके एविडेंस के ऊपर। कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो विक्टिम है, चाहे वो एम्प्लॉयर है या मैनेजर है, वो एविडेंस के ऊपर फोकस करेगी कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या रेफरेंसेस है। अगर आपकी साइड पे एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सा एक्शंस इसके अगेंस्ट लिया जाएगा। देखो, क्रिमिनल लॉ तब अप्लाई होगा जब कोई सिवियर फैटेलिटी या सिवियर इंजरी होगी, ठीक है ना, जिसमें एम्प्लॉयर्स की फॉल्ट होगी, ठीक है ना, एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस होगी। लेकिन सिविल लॉ जो है ना, वो भी कंप्लाई करती है, मतलब उनको एम्प्लॉयर को कंप्लाई करना चाहिए सिविल में भी। लेकिन क्रिमिनल मतलब एक बड़ा जुर्म है कंपैरेटिवली टू सिविल लॉ, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉ? कौन सा मेन सोर्स ऑफ लॉ है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं क्रिमिनल में और सिविल में? हु मेक्स दिस काइंड ऑफ लॉ? कानून बनाता कौन है? डेफिनेटली वो पार्लियामेंट ही बनाता है। हु इनिशिएट द लीगल प्रोसीडिंग? कौन इनिशिएट करता है कानून को? डेफिनेटली कोर्ट ही करेगा, पार्लियामेंट ही करेगा, एक कंट्री करेगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम फॉर द काज? आउटकम क्या हो सकता है, लाइकली कॉजेज क्या हो सकती हैं, वो भी आप बता सकते हैं। सिविल का क्या हो सकता है, क्रिमिनल का क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्रिमिनल क्या केस अगेंस्ट उसके आ सकते हैं और सिविल क्या आ सकते हैं, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रूविंग द स्केर्ड बर्डन ऑन प्रूफ? कौन रिस्पॉन्सिबल है कि उस केस को प्रूफ करे? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिविल लॉ में कौन होगा और क्रिमिनल में कौन होगा, ठीक है ना। What is the standard of proof required? कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है प्रूफ को किसी भी सबूत को साबित करने के लिए? नॉर्मली हाउ सून मस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट? कितनी देर में वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? कानून कितने टाइम में आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? What are the main parts of the law that apply? कौन सा पार्ट अप्लाई हो सकता है आपके एक्सीडेंट्स और आपके इंसिडेंट्स के ऊपर? डेफिनेटली वो नेचर ऑफ वर्क को देखा जाएगा, उस नेचर के मुताबिक आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर आप क्रिमिनल है तो क्रिमिनल लॉ लिया जाएगा, अगर आप सिविल कोई फॉल्ट किया हुआ है तो सिविल लॉ के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस है। आप जो लॉज मैंने आपको दिखा दिए ऊपर, वो लॉज इसके साथ कंपेयर करके इस ब्रैकेट्स में आप लगा सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ के आप को मैं इंशाल्लाह असिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, हेल्प विद इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ कम्स इनटू द फॉर्म, ठीक है। किसी भी लॉ को डेफिनेटली जो भी जिस किसी लॉस के बारे में अगर आप सोचते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, तो लॉस कम इनटू फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पेपर्स में वो लॉस जो है ना आपको मिलती है। डिफरेंट कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हमारे पास होती हैं, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री के रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडेंस होता है, ठीक है ना। इसका मेन मतलब क्या है कि लेट्स सपोज जो पार्लियामेंट होता है, कोर्ट होता है, उन्होंने डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स बनाए होते हैं और डिफरेंट तरह के जो टेम्पलेट्स है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। उसमें गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं कि किस तरह अप्लाई होंगे। उसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया होगा कि ये कंस्ट्रक्शन है, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ये जो है ना प्री कॉस्ट है, ये ऑयल एंड गैस या ऑफशोर ऑनशोर। हर एक एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट कानून है, डिफरेंट गाइडेंस नोट्स है, और उसके ऊपर एविएशंस के लिए डिफरेंट होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये सारे लॉज जो है ना इसके ऊपर फॉलो हो सकते हैं, ये सारे गाइडेंस फॉलो हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? हेल्थ एंड सेफ्टी की पार्ट्स क्या है? एक हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह काम करती है? मेन हमारे पास एक स्केच दिया हुआ है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है
अगर इस ग्राफ को आप गौर से पढ़ते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक एक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह ऑपरेट होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करती है, ठीक है ना। सबसे पहले प्लान होता क्या है, इनिशियल स्टेज पे जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्लानिंग करता है। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। लेट्स सपोज आपके पॉलिसी हो गया। आप सबसे पहले एक कंपनी जब बनाते हैं तो आप पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज में आप एक कमिटमेंट करते हैं, आप टारगेट्स रखते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, ठीक है ना। आप प्लानिंग करते हैं कि किस तरह इस चीज़ को हमने लेके जाना है, किस तरह इस कंपनी को हमने ऑपरेट करना है, किस तरह जो है ना हमने एक कंपनी को आगे लेके जाना है। तो ये सारे बातें आप प्लानिंग और पॉलिसीज़ में आप मेंशन करते हैं। हमारे क्या कमिटमेंट्स होंगे, हमारे कंपनी का क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डू। हमारे पास पॉलिसीज़ बनी, हमने प्लानिंग भी कर लिया। डू में हमारे पास क्या आएगा, रिस्क प्रोफाइलिंग। हम देखेंगे कि हमारे पास साइड पे रिस्क क्या क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को। हमारे पास हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है, हमारे पास क्या चेकलिस्ट है, हमारे पास क्या टेम्पलेट्स है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, इंस्पेक्शन का क्या प्रोसीजर है, हमारे साथ कौन कौन से ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे साइड पे। रिस्क प्रोफाइलिंग देखेंगे, कैटेगरीज ऑफ रिस्क देखेंगे। तो हम प्लानिंग से अभी निकल गए डू में। ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लान करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, किस तरह साइट के ऊपर हम सेफ्टी प्रिकॉशनरी और कंट्रोल मेजर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास आएगा एक्ट हमारे पास क्या है, रिव्यू परफॉर्मेंस एंड लर्न लेसन्स। जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट किए थे वो हम रिव्यू करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करेंगे और उस एक्ट को हम एनालाइज करेंगे। आया जो चीज़ें हमने बनाई थी और जो इम्प्लीमेंट की है वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। और फिर उसको हम चेक करेंगे, उससे हम डिफरेंट तरह की डेटा लेंगे और उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे और एग्जेक्टिव समरी निकालेंगे हम फिर, ठीक है। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है या जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्लान, डू, चेक, एक्ट के ऊपर काम करता है। पॉलिसी बनती है, फिर प्लानिंग होता है, फिर रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है प्लानिंग का, फिर हम रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस को, फिर लेसन्स से हम सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर उस परफॉर्मेंस को हम अच्छी तरीके से मेजर करते हैं। ये एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसके की बेनिफिट्स है फॉर यू in your organization of introducing a health and safety management system, HSMS, Health and Safety Management System। क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो क्या है, complying with legislative and other requirements। कानून की बात हमने की और ये 100% सही है कि हम कानून को फॉलो करेंगे और उसके रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे अगर हम प्लान, डू, चेक, एक्ट के ऊपर अमल करते हैं। दूसरा, हेल्पिंग यू टू डिलीवर द पॉलिसी, और ये आपके हेल्प करेगा कि आप अपनी पॉलिसीज को डिलीवर करें अपने लेबर के साथ, अपने फोरमैन, चार्ज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑल कंपनी में जितना भी मैन पावर है उसके साथ। एनेबलिंग इम्प्रूव मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ठीक है। और ये एनेबलिंग करते आपको बताती है, इम्प्रूव करती है मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के बारे में क्या सोचती है, किस तरह एनालाइज करती है, किस तरह असेस करती है, किस तरह एवेल्युएट करती है, रिस्क के बारे में आपको आगाह करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव एज, कंपटीशंस आप करते हैं एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक अनदर साइट के साथ compete करते हैं आप एक अनदर साइट्स के साथ, ठीक है ना। एक competitive स्टेट्स और एम्प्लॉयर, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाती है, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग
एनर्जी विद गुड बिजनेस मैनेजमेंट, और आपको मोर एनर्जी मिलती है एक अच्छे बिजनेस को करने के लिए अगर आपका लीगल रिक्वायरमेंट सही है, अगर आपके पीछे कंप्लेन नहीं है, आपके लेबर खुश है, आपकी साइड पे कोई रिस्क और हैजर्ड्स नहीं है, डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से पैसे कमाएंगे। आपका मेन पर्पस है पैसे कमाना, तो पैसे आपको मिल रहे, अपना काम चलाइए, ठीक है। इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है जिसको हमने फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले लीडरशिप। अगर हमारी कंपनी में लीडरशिप है तो लीडरशिप एक ऐसी स्किल्स है जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को होप देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनीज के रूल्स एंड प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए जगाती है, ठीक है ना। एक नज़रिया, एक सोच देता है कंपनी को, ठीक है ना, कि एक कंपनी जब सक्सेसफुल रहेगी डेफिनेटली आप लोग का जॉब सिक्योर होगा, आप लोग अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। लीडरशिप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एटीट्यूड्स एंड हेल्थ एंड सेफ्टी आर डिटरमाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड अदर इंडिविजुअल, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन साइज, to achieve an effective control health and safety issues. The organization must have a clear direction. ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, उसका एटीट्यूड, उसके डिटर्मिनेशन, टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट, हर एक इंडिविजुअल बंदे के साथ उनका सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं लीडरशिप में। पॉलिसीज़ हमारे पास क्या, हमारे जो कमिटमेंट्स है, हमारे जो टारगेट्स है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, उन सारी चीज़ों को, लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, किस तरह हम कंप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास पॉलिसीज़ में आएंगी, ठीक है। प्लानिंग हम करेंगे कि यार किस तरह हमने इसको आगे लेके जाने हैं। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान हो गया, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान हो गया, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल एंड अदर स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। हम आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी लीगल स्टैंडर्ड्स को पहचानेंगे, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को बनाएंगे, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी किस तरह हम एक सिचुएशन को मैनेज करेंगे। बिकॉज वी आर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, डेफिनेटली वी हैव टू मेक श्योर अबाउट आवर साइट, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल, रिस्क लेवल को हम देखेंगे कि लेवल ऑफ रिस्क क्या है, प्रोफाइल बनाएंगे, एवेलुएट करेंगे, एसेस करेंगे, डिफरेंट तरह के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या नेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन कौन से रिस्क और क्या प्रिकॉशनरी मेजर उसके अगेंस्ट हम ले सकते हैं। एक ऑडिट भी आप बना सकते हैं, डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हैं, अपनी गलतियों से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। रिव्यू परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स हमें करना चाहिए, क्या क्या गलतियां है, क्या क्या मिस्टेक्स है, और किन किन चीज़ों को हमने रेक्टिफाई करना है, मिटिगेट करना है, और किस तरह एक मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव तरीके से हमें बनाने और आगे लेके जाने। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने कंसिडर करना है। गेट इट राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू appreciate the key concept and enforcement procedure so you understand when to act, when not to act, when you might need to help on health and safety matters. आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। जो एनफोर्समेंट प्रोसीजर है, जो कानूनी रास्ता है, ठीक है ना, आपको समझना चाहिए कि किस तरह आपने आपको समझना चाहिए कि किस तरह आपने एक्शन लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी मैटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने असेस करना है जितना रीजनेबल हो सके, जितना फोर्सेबल हो सके, जितना प्रैक्टिकल हो सके, एक रिस्क लेवल को आपने रिड्यूस करना है और एक सेफ एनवायरनमेंट और सेफ वर्क प्लेस को आपने बनाना है, ठीक है। To be successful in health and safety management system has to match your organization's needs and its management approach. एक मैनेजमेंट सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अप्रोच हमने आगे लेके जाना है, किस तरह अप्रोच करना है। You will probably find that all systems need to be adapted to a specific need and culture of the organization in order for the sustainability. It's vital to get everyone involved to make health and safety management and success. ठीक है, तो ये आप लोगों को बताया गया है कि
सक्सेसफुली एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को आप लोगों ने मैच करना है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आपने डिफरेंट तरीक़ों से मैनेजमेंट को अप्रोच करना है और आपने सलूशन निकालना है कि किस तरह के सिस्टम को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह के एक कल्चर को आप बना सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, और उसको आप किस तरह सस्टेनेबल रख सकते हैं। ठीक है, ये एक वाइटल इन्वॉल्वमेंट है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये एक सक्सेस भी है आपके लिए टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड बिहेवियर, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड बिहेवियर। यहाँ पे इन लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं जो आपको लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। ठीक है, द लॉ रिक्वायर्स यू टू असेस रिस्पॉन्सिबली फोर्सिबली रिस्क, द 3 टेस्ट यू कैन अप्लाई आर। ठीक है ना, कानून आपसे मांगती है रीजनेबली फोर्सिबली रिस्क जो भी हो आपके साइट पे, 3 टेस्ट यू कैन अप्लाई। और कौन से 3 टेस्ट है जो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। द लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज, 2 तरह के कंस्टेंट डिस्टिंक्ट पाथवे आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है कोई भी कानून, वो क्या होने चाहिए। द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जिस तरह के मैंने हर एक पॉइंट्स आप लोग को वाज़ेह तौर पर बताया, तो इसके जवाब भी आप लोगों ने खुद देनी है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा। ये एक ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है सिविल लॉ के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में, किस तरह ड्यूटी की केयर करना है, किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को एग्जीक्यूट करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट लीगल अथॉरिटीज़, डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन आप लोग इसको पास करके अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 3 to 1 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल HSC ऑफिशियल पे मैंने अपडेट किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।